नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। यूक्रेन से भारत लौट रहे भारतीय छात्र रोमानिया से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट से पहुंची हैं और भारतीय छात्रों की फ्लाइट एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ने उनको रिसीव किया। छात्रों से गजेंद्र सिंह शेखावत ने बात की। एयरपोर्ट पर बच्चे खुशी से झूम उठे। ऑपरेशन गंगा के तहत ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 251 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। सरकार आपके लिए दिन रात काम कर रही है। रोमानिया के बुखारेस्ट से 251 भारतीयों को लेकर विमान दिल्ली में उतरा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप सभी एक दुखद याद के साथ भारत लौटे हैं। आप में से कई लोग घंटों और दिनों से सो नहीं पाए होंगे। सरकार आपके लिए दिन रात काम कर रही है। अगले 2-3 दिनों में और लोगों को भी निकाला जाएगा। के माध्यम से देश भर के फंसे हुए सारे लोग जो यूक्रेन की युद्ध की विभीषिका का दंश झेल रहे हैं, उन सबको सकुशल भारत की भूमि पर लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चलाया जा रहा है। और सरकार हर संभव सही प्रयास करके कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से दूसरी सरकारों से चर्चा करते हुए यूक्रेन के आसपास के देश, चाहे हंगरी है, चाहे पोलैंड है, रोमानिया है, इन सब देशों से बात करके वहाँ उनके माध्यम से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए भारतवासियों को और विशेष रूप से भारत के बच्चों को लाने के लिए प्रयास कर रही है। अभी इस जहाज में भी 251 बच्चे भारत के आज पहुंचे हैं और मैंने भारत की धरती पर उनका स्वागत किया है। इस वक्त में विशेष तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से यह बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है? ये निश्चित ही 20,000 भारतीय जो यूक्रेन में रह रहे थे और उसमें से लगभग 15,000 स्टूडेंट्स जो अभी भी भारत के वहां थे, युद्ध की इस परिस्थिति में उनको सकुशल निकाल करके वापस घर लाना बहुत बड़ी चुनौती भी थी और बहुत महती आवश्यकता भी थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे से इसको लीड किया है, अपने मंत्रियों को वहां भेजा है, सारे तंत्र को, सिस्टम को उस पर निगरानी रखने के लिए, काम करने के लिए और सिंथेसिस मैनर में काम करके उसको बाहर निकाल के हमारे लोगों को सुरक्षा मिल सके, इसके लिए काम किया है। आने वाले 3-4 दिनों में मुझे लगता है कि हम काफी हद तक इस दिशा में आगे बढ़ के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन एक सवाल राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के भी काफी छात्र जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं। आज भी काफी छात्रों को यहाँ पर लाया गया है। उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए क्या एक अपील? देखिए, जिस दिन पहली बार युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसी दिन मैंने व्यक्तिगत रूप से भी एक इस तरह का कॉल सेंटर स्थापित किया था और साथ में एक हेल्पलाइन नंबर दिया था कि जो भी परिजन जिनके बच्चे वहाँ हैं वो संपर्क करें। हमने ऐसे सारे लोगों की सूची बना करके निरंतर विदेश मंत्रालय के साथ में बातचीत करते हुए उनको फैसिलिटेट करना, उनका हर जगह पर, हर संभव जगह पर उनकी मदद करना, इस दिशा में काम किया है। देखिए, युद्ध का काल है और युद्ध की विभीषिका निश्चित रूप से बहुत तपिश पैदा करती है। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ तकलीफ अवश्य हुई होगी, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस संकट से बाहर निकालने के लिए, अपने लोगों को सकुशल निकालने के लिए लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए होंगे जब भारतवंशियों को कहीं कष्ट हुआ होगा, कहीं तकलीफ हुई होगी, कहीं इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई होंगी कि भारत के लोग वहाँ तकलीफ में आए होंगे, लेकिन हमेशा ही सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी रही है। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया, काफी बड़ा ऑपरेशन है और इस मामले में उन तमाम छात्रों को जो यूक्रेन या आसपास में फंसे हैं उसको मिशन गंगा के तहत लाया जा रहा है और इसके लिए लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त जो मंत्री हैं सबको इस मामले पे लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि तमाम छात्रों से सीधी तौर पे बातचीत की जाए और इसके साथ साथ वहां पर एयरफोर्स के भी जो विमान को भी भेजा गया है, जिससे कि उन छात्रों को जल्द से जल्द भारत में लाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली एयरपोर्ट। जिस दिन से यह परिस्थिति पैदा हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अपने कैबिनेट के साथियों के साथ में, अपने ऑफिसर्स के साथ में मिलकर के निरंतर प्रयास कर रहे थे। रशियन गवर्नमेंट से उन्होंने बात की, पुतिन साहब से बात की, यूक्रेन में उन्होंने बात की और वहाँ अपने मिनिस्टर्स को वहाँ भेजा है। आप लोगों को जानकारी में आया होगा कि हमारे मिनिस्टर्स खुद वहाँ बैठे हैं, हमारे ऑफिशियल्स वहाँ बैठे हैं।
कहीं ना कहीं आप लोगों को भी कष्ट हुआ होगा, बहुत किलोमीटर पैदल भी शायद चलना पड़ा होगा। कुछ लोगों ने किसी जो है जो टेम्परामेंट से भी शायद आप लोगों को रूबरू होना पड़ा होगा, कहीं खाना पानी नहीं मिला होगा। लेकिन फिर भी हम सब खुशकिस्मत है कि आज उस का जो है बुरे दौर से गुजर के भी हम सब अपने घर में अपने वतन पे वापस आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ऐसे सारे लोग जो अभी वहां हैं और जिनके लिए प्रयास चल रहे हैं, जो विशेष रूप से जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन सब के लिए भी प्रयास हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में बहुत जो है पॉजिटिव नोट पर काम हो करके उन सबको भी इवैक्यूएट करके हम वापस अपने सरजमी पर अपनी धरती पर वापस लेकर के आएंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर मैं भारत की धरती पर स्वागत करता हूं। आप सबके परिजनों को भी सब मैं जो है वो बधाई देता हूं कि आप सब लोग सकुशल वापस लौटे हैं। जो ये दुख का समय था ये भी बीत जाएगा और फिर हम सब लोग मिलकर के इस भारत माता को झंडे को ऊंचा करने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। सबको शुभकामनाएं। यूक्रेन संकट के बीच कई छात्र यूक्रेन से दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनमें 12 छात्र राजस्थान के रहने वाले। इन छात्रों को दिल्ली से उनके घर भेजने की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार की ओर से की गई है। इनमें कई छात्र दिल्ली से विमान के जरिए जयपुर भेजे जा रहे हैं। वहीं कई छात्र सड़क मार्ग से अपने घर पहुंचेंगे। राजस्थान सरकार के कई अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और छात्रों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं और दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं दिखाना चाहूंगा काफी जो छात्राएं जो हैं एक साथ में, ये सभी राजस्थान मूल के रहने वाले हैं। इन छात्रों से ही बात करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूं, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाली हैं? किंजल त्रिवेदी, बांसवाड़ा से हूँ। जिस तरह से हालात थे वहां पर और उस हालात के बाद आप लोग निकल के यहाँ पे सुरक्षित पहुंचे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को और इंडियन एम्बेसी को और डॉक्टर अमरीक सिंह ढिल्लन को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया, बहुत स्मूथली, बिना किसी टेंशन के। घर वालों को आप लोग बता रहे होंगे कि हम लोग सुरक्षित हैं, फिर भी घर वाले मानते नहीं होंगे। अब जब बातचीत कर रहे हैं आप लोग, आप या वीडियो कॉल से बात करते होंगे, तो घर वालों का रिएक्शन? अब उनको सुकून है, अब उनको अब रिलीफ मिल गया है कि अब सेफली आ गए हैं यहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सैनी, कहाँ के? नीम का थाना सिक्कर। पिछले कुछ दिनों से जो हालात रहे वहाँ पर, उस हालत पे आपकी प्रतिक्रिया? सर हालात खराब थे बट हम सेफली थे और पीएम मोदी ने हमारे को सेफली यहाँ लाए। अभी भी आप लोग के बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनसे आप लोगों की बातचीत होती होगी, और क्या लोग अपील कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो बच्चे खारकीव, सूमी, कीव में फंसे हुए उनको बस जल्दी से जल्दी निकाले। और ऐसा नहीं हम यहाँ पे पहुँच गए तो हम फील अच्छा कर रहे हैं। हमें ये भी पता है कि हमारे काफी फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि आप उनकी भी हेल्प करें। तमाम जो उपयुक्त सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि छात्र अपने आज घर पहुंचेंगे और कहीं न कहीं जिस तरह से मिशन गंगा के तहत इन छात्रों को लाया जा रहा है, इसकी खुशी है इन छात्रों के चेहरे पे भी देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली एयरपोर्ट। यूक्रेन में जो पाकिस्तानी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको वापस अपने देश आने के लिए भारत के झंडे और भारत माता की जय का सहारा लेना पड़ रहा है। तिरंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय छात्रों समेत पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी ढाल बना है। यूक्रेन में जहां हर ओर भयावह माहौल है, वहीं बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी फंसे हैं। अब तिरंगे के साए में वो अपने वतन महफूज लौट रहे हैं। यूक्रेन में तिरंगा भारतीयों की सुरक्षा का कवच बना है। दूसरे देशों की सीमाओं पर पहुंच रहे छात्रों की बसों और अन्य वाहनों में तिरंगा झंडा लगाया गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिखा दिया, वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे भी।
आप कुछ यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे, फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया, वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे, पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें स्लेव उनको हेल्प मिल रही थी मैम। भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम है। सीकर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान, सदस्यता संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक, जिला कांग्रेस दफ्तर में बैठक चल रही। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। मीटिंग में संजय निरुपम भी हिस्सा ले रहे हैं। जिले के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। उनको भी लोगों तक बता सके। अगर हम बूथ में जाएंगे, उसकी फोटो खींचेंगे, वोटर आईडी कार्ड लेंगे, उसको सदस्य बनाएंगे और इन सदस्य बनने के बाद में सब कुछ जैसे एमएलए को कार्ड मिलता है वैसे कार्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी, तो एक कार्यकर्ता के एक फीलिंग होगा कि हाँ मैं उस कांग्रेस का सदस्य हूं, ये मेरे पास में कार्ड है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है। ये जो सारा का सारा कवायद जो बूथ इनरोलर, चीफ इनरोलर की बनाई जा रही है, वो सब इसीलिए बनाई जा रही है कि हमारे कांग्रेस के तमाम जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, जो लोग मेंबर बनते हैं, उनको सबके पास में कांग्रेस हाईकमान का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस की आइडियोलॉजी का बराबर संदेश आता रहे और उस संदेश को हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हम लोग पहुंचाते रहें। क्योंकि देखिए 8 साल के लगभग हो गए केंद्र में मोदी सरकार बने और जिस प्रकार की हिटलरशाही चल रही है, जिस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या के प्रयास चल रहे हैं, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जुडिशरी हो, सबके ऊपर जिस प्रकार से एक तरीके से अंकुश लगा करके केंद्र की सरकार जो तानाशाही कर रही है, मैं समझता हूं इसके जवाब देने का समय अब आ गया है। शुरू में हम लोग करते थे चेष्टा, लेकिन लोग कहते थे नहीं नहीं अभी अभी तो मोदी जी आए हैं, इन्होंने वादा किया किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे तो दोगुनी कर देंगे, अभी अभी तो मोदी जी आए हैं 15 लाख खाते में डालेंगे, अभी अभी तो मोदी जी आए हैं किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, अभी अभी तो मोदी जी आए हैं विदेश नीति ठीक करेंगे, सबको मालामाल कर देंगे। लेकिन अब एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास या एनडीए सरकार के लोगों के पास में नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार दिया, किसान की आमदनी कितनी की, बेरोजगारों को कितनों को रोजगार दिया, नौकरियां दी, महिलाओं के लिए क्या किया। जोधपुर में परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ। कृषि अनुसंधान की परीक्षा के दौरान यह हंगामा हुआ। इंटरनेट डाउन होने के चलते ये परीक्षा नहीं दे पाए छात्र। आईसीआर परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। परीक्षा केंद्र संचालक पर बल प्रयोग का आरोप भी लगाया। गुस्साए छात्रों ने परीक्षा केंद्र का दरवाजा तोड़ दिया। तो ये जोधपुर में हंगामा हुआ है। परीक्षा के दौरान इंटरनेट डाउन हो गया था। इंटरनेट डाउन होने के चलते ये छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। उसके बाद गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी का दरवाजा भी तोड़ दिया। आईसीआर परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने ये हंगामा किया है। परीक्षा केंद्र का ये दरवाजा तोड़ा और मारपीट जैसी नौबत भी आई। कृषि अनुसंधान की परीक्षा के दौरान ये हंगामा हुआ है। इंटरनेट डाउन होने के चलते परीक्षा केंद्र में हंगामा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता चंद्रशेखर व्यास के साथ। चंद्रशेखर, अगर इंटरनेट डाउन हो गया था तो छात्र क्या इस बात का इंतजार नहीं कर सकते थे कि इंटरनेट जो है वो फिर से रिबूट होगा या फिर से स्पीड के साथ आएगा तो परीक्षा दे देंगे? और अगर इंटरनेट डाउन था तो परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा नियंत्रकों की जिम्मेदारी थी, इससे छात्रों को क्या नुकसान हो रहा था? देखिए, आज बात करें तो जिस प्रकार से जो कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जो तकनीशियन के 641 पदों की जो है ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें जो 3 शिफ्ट में ये परीक्षाएं आयोजित होती है। ऐसे में जिन छात्रों को परीक्षा देनी थी उन छात्रों की परीक्षा का समय हो चुका था और ये देश भर में एक साथ आयोजित की जा रही परीक्षा है। ऐसे में जो परीक्षा संचालक केंद्र ने जो है दरवाजा नहीं खोला था, इस बात को लेकर विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि छात्रों ने दरवाजा ही तोड़ दिया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि गुस्साए छात्रों पर जो है संचालक ने जो है अपने गुर्गों के माध्यम से बल प्रयोग किया है। हालांकि अब पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों की समझाइश की जा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो छात्रों का नुकसान होने वाला था, उनका ये नुकसान था कि वे परीक्षा से वंचित रह सकते थे, जिसके चलते उन्होंने हंगामा बरपाया। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नागौर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। नगर परिषद में ट्रैप की कार्रवाई हुई। वाटर सप्लाई से जुड़ा एक कर्मचारी ट्रैप हुआ। नगर परिषद में इस कार्रवाई के बाद में हड़कंप मच गया। वाटर सप्लाई से जुड़े कर्मचारी को ट्रैप किया गया है। नागौर में नगर परिषद में यह हड़कंप मचा। एक कर्मचारी था जिसे एसीबी ने ट्रैप किया है। अब बात विधानसभा कार्रवाई की। बजट बहस के दौरान नोकझोंक। मदन दिलावर के बयान पर हंगामा हुआ। बयान पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया। सभापति और नेता प्रतिपक्ष में नोकझोंक। बोलने के समय यह विवाद हुआ। बोलने के लिए समय नहीं देने पर दिलावर नाराज थे। सभापति राजेंद्र पारिक के साथ यह विवाद उनका हुआ। तो ये विधानसभा में हंगामा हुआ। ये वो तस्वीरें जहां पर राजेंद्र पारिक, जिस समय मदन दिलावर का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उन्हें डिस्टर्ब किया गया और उसके बाद ये विवाद हुआ। सभापति राजेंद्र पारिक के साथ ये विवाद सामने आया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं और फेल होने का कारण ये रहा कि इनके आपस में झगड़े बहुत ज्यादा है और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार फेल हुई उसके कारण विपक्ष की जो धार थी बीजेपी की वो खत्म हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छक्के मार रहे हैं और छक्के मारने के साथ जनता के आंख का दर्द वो समझते हैं, उनकी तकलीफ समझते हैं और तकलीफ समझकर उन्होंने जो बड़ा डिसीजन लिया, राजस्थान के हर जगह शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू कर दिया। ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, उनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। दिक्कत क्या है कि ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ बयान देते हैं, यहाँ पर बयान देकर अखबार में खबर छपवाते हैं, उसके बाद कोर्ट में नहीं जाते। क्योंकि बजट जन कल्याणकारी है, विकास लाने वाला, राजस्थान की जनता की चेहरे पर खुशी लेकर आया है। आज आप जाकर देखो, लाइन लागेड़ी है गहलोत साहब के घर, हजारों आदमी आ रही है धन्यवाद देवाने। क्यों आ रही है? वह सब जाने हैं कि मौज कर दी आपने। 1,33,00,000 महिलाओं के पास स्मार्टफोन पहुंच जाएगा। हम माँ बहन बेटी का सम्मान करते हैं और जिस घर में, जिस राजस्थान में जहां माँ बहन बेटी का सम्मान होता है सनातन धर्म के अनुसार, वहां संप और शांति होते हैं, मतलब वहां समृद्धि और शांति होती है। इसलिए राजस्थान में अमन, चैन और शांति कायम होगी, क्योंकि माँ बहन बेटी का सम्मान हम सुनिश्चित करते हैं। ये नाटक कर रहे हैं, फोन दे दो, आपस में झगड़े हो गए बीजेपी के परिवार के अंदर, पता है आपको, बहुत भयंकर बहस हो गई। ये मान लेना इन विधायकों में हाथापाई होते होते बची है। इन्होंने कह दिया फोन वापस दो, वो कह रहा मैं नहीं दूंगा। अब माथापोड़ी हो रही है, कई समझा रही है, बीच बचाव कर रही है, अरे लड़ो मत यार, फोन तो देना पड़ती। अब फोन को लेकर बीजेपी विधायक दल में तो झगड़ा हो रहा है जबरदस्त।
राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर विवाद जारी है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने बयान दिया। मुख्यमंत्री ने सलाह मशवरा कर नियुक्तियां दी है। बीजेपी को आपत्ति है तो कोर्ट जा सकती है, सरकार कोर्ट में जवाब दे देगी। देखिए, आला कमान ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबसे जो भी राजनीतिक नियुक्तियां की है वो सबसे सलाह मशवरा करके, बैठ के, बात करके की है और नियमों में की है। विपक्ष को कोर्ट जाना है तो कोर्ट खुले हैं, स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं, अपनी बात तो कह सकते हैं। सरकार ने जो भी नियुक्तियां की है सब देख के, सोच विचार के की है। चित्तौड़गढ़ के विजयपुर थाना इलाके के गो नंदी सेंचुरी में गायों की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर ग्रामीण महाकाल सेना के बैनर तले सरपंच रघुवीर सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों ने प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 7 दिनों में इस मामले में कार्रवाई की बात की। प्रशासन के भरोसे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर 7 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो आक्रोश रैली निकालेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। तीन 4 दिन हो गए इनको, कलेक्टर साहब वगैरह सबको हमने मौके पे बुलाया गया है सबको, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। और अभी अतिरिक्त कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने 7 दिन की, उन्होंने कहा कि 7 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। और एसपी मैडम को भी बोला है, उनका नियम धारा देख के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। ये आश्वासन अभी दिया गया है। होटल चलाना है तो हर महीने 50,000 रुपए की रंगदारी देनी पड़ेगी और रंगदारी देने से मना किया तो अंजाम क्या होगा, ये इन सीसीटीवी फुटेज में देखिए। बेखौफ बदमाशों की तस्वीर कोटपुतली की है। यहां बदमाशों ने रंगदारी की खातिर पहले 3 होटल वालों को धमकाया, फिर होटल के अंदर और बाहर फायरिंग की। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं, 2 होटल के अंदर दाखिल होते हैं, जबकि 1 बदमाश बाइक लेकर होटल के बाहर खड़ा रहता है। सरेआम इस तरह फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि फायरिंग की सूचना मिलने के बाद जयपुर रेंज आईजी, एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बाइक से उतर के आए, एक जना बाइक के ऊपर वहां खड़ा था, वो आए और उनसे मैंने पूछा, हाँ भैया बोलो, तो बोले कि तुम्हें होटल चलाना हम सिखाते हैं अभी। तो फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला, निकालने के बाद में उन्होंने एक लेटर फेंका, फिर उन्होंने सीधी गन मेरे ऊपर लगा दी और बोले कि महीने कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। सारी टीम ने, समस्त टीम ने ये तीनों मौके विजिट किए हैं और कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसमें तीव्र कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी और बहुत ही कठोर सख्त कार्रवाई इसमें अंजाम में लाई जाएगी। हमें लीड्स मिली हैं जिनको डेवलप किया जाएगा। नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलनरत संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों ने आज विधानसभा की ओर कूच किया। प्रदेश भर में 571 संविदा होम्योपैथिक चिकित्सक पिछले 17 दिनों से निदेशालय पर धरना दे रहे हैं। संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों का आरोप है होम्योपैथिक विभाग ने हाल ही में 656 पदों पर नियमित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा था, लेकिन बजट में इसकी घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानती है तो आमरण अनशन पर जाएंगे। 156 पदों का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी बजट होने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो और विगत 17 दिन से हम हमारे निदेशालय के सामने धरने पे बैठे हुए हैं। जब हमारी मांगे नहीं सुनी तो हमको मजबूरन आज विधानसभा का घेराव करने के लिए हमको कुछ करना पड़ा है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग को रेगुलेट करने के सरकार के इस ऐलान से सेक्टर में खुशी का माहौल है। जयपुर आए ई गेमिंग फेडरेशन के सीईओ समीर बार्डे ने सीएम की इस पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्किल गेमिंग को लेकर राजस्थान सरकार का फैसला पूरे देश में एक मॉडल की तरह है। समीर बार्डे ने कहा कि अगर राज्य में इस दिशा में कानून बन जाता है तो ऑनलाइन गेमर के हितों को लेकर यह बड़ा कदम होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कानून का ड्राफ्ट तैयार करते वक्त अगर हमारी राय को शामिल किया जाए तो इंडस्ट्री के लिए अहम होगा। वजह यह है कि एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ई गेमिंग फेडरेशन, ये एक सेल्फ रेगुलेटर की तौर पे बनी हुई है। अब तक की हम खुद ही इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा कि सीएम साहब ने जो अभी अनाउंसमेंट करी है कि वो इस सेक्टर को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। सारे स्किल गेम्स जो है, इसमें फैंटेसी है, इसमें रमी है, जैसे चेस है, कैरम है, ये सारे स्किल गेम्स को उन्होंने अनाउंसमेंट करा है कि वो रेगुलेट करेंगे।
चिकित्सा व्यवस्था में नर्सिंग कर्मचारियों के योगदान की वैसे भी कोई तुलना नहीं है, लेकिन जयपुर के एसएमएस अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारी सेवा की मिसाल बने हैं। ये कर्मचारी ऐसे लोगों की सेवा में तन मन धन से जुटे हैं जिनका अपना कोई नहीं। नर्सिंग कर्मी बलदेव चौधरी और उसके साथी ऐसे मरीजों के इलाज के दौरान कपड़े बदलने, खाना खिलाने से लेकर सभी काम खुद करते हैं। नर्सिंग कर्मी बलदेव चौधरी ने बताया कि निराश्रित मरीजों के बारे में वार्ड से ही जानकारी मिल जाती है, जिसके बाद उनके साथी मरीज के ठीक होने तक उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। इन मरीजों में ज्यादातर भिखारी, नशे के आदी और ऐसे मरीज होते हैं जिनका या तो कोई अपना नहीं होता या फिर अपने उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसे मरीजों को नहलाना, खाना खिलाना, बाल बनाना, कपड़े पहनाने समेत सभी नर्सिंग कर्मचारी करते हैं। इतना ही नहीं, जो मरीज दूसरे राज्यों के होते हैं उन्हें उनके राज्य नर्सिंग कर्मी अपने पैसों से भेजते हैं। जिनका कोई नहीं होता उन्हें नर्सिंग कर्मी मदर टेरेसा आश्रम, अपना घर सेवा शंकर आश्रम और अन्य संस्थानों में भेज देते हैं ताकि वहां पर उनका ख्याल रखा जा सके। इस तरह ये लोग पिछले 8 सालों में हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। हमारी पूरी टीम में हम लगभग 6-7 आदमी हैं जो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं और बाकी के बहुत लोग हैं जो हमें काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं और उन सपोर्ट की सहायता से ही हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।